नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में चर्चा चल रही है बियाडा की लचर स्थिति की। बिहार में उद्योगों के विस्तार और उसके उचित माहौल के लिए बियाडा की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था कि बिहार में औद्योगिक विकास का ढांचा जिला स्तर तक स्थापित हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बियाडा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बियाडा के उद्योग कहां हैं और कितने हैं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। बियाडा के तहत किस तरह से जमीन का गोरख धंधा चल रहा है वो भी हम दिखाएंगे आपको। साथ ही साथ और भी अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे। पूर्णिया, नवादा में क्या हाल है बियाडा का, उस पर भी करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in। और सबसे पहले बात करेंगे जमीन में चल रहे खेल की। बियाडा जो जमीनें आवंटित करता है, उसका मकसद होता है कि उन जमीनों पर उद्योग लगे, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2009 से 2011 के बीच बियाडा ने जो जमीन का आवंटन किया उसमें सत्ता के गलियारे से जुड़े कई लोगों को लाभ पहुंचाया गया। नीतीश सरकार के शासन पर सवाल उठा और मामला कोर्ट में भी पहुंचा। अगले महीने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। क्या कोर्ट का फैसला नीतीश सरकार के लिए परेशानी का कारण बनेगा? देखिए रिपोर्ट। जमीन का सवाल बिहार में सबसे बड़ा सवाल है। जमीन ने क्या क्या नहीं कराया, नरसंहार से लेकर घोटाले तक। जमीन पर भूमि सुधार आयोग के बहाने राजनीति भी खूब हुई और जमीन का सवाल बन गया वोट लेने का हथियार भी। बिहार के चर्चित मामलों में बियाडा भूमि आवंटन मामला भी रहा। 2009 से 2011 के बीच जो जमीनें आवंटित की गई थी उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आई। जिन 8 कंपनियों या ट्रस्ट को जमीनें दी गई उसके तार किस किस से जुड़े हैं, आइए जानते हैं। आरपीएफ कंपनी, इससे समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह की बेटी रहमत फातिमा अमानुल्लाह जुड़ी हैं। मैत्रेयी एजुकेशन ट्रस्ट, इससे शिक्षा मंत्री पीके शाही की बेटी उर्वशी शाही जुड़ी हैं। देवलोक बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, इससे जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार जुड़े हैं। निभी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई एस सिद्धार्थ और एन विजय लक्ष्मी के करीबी एसए भीमराज कैलाश को उपकृत किया गया। मदर ट्रेजा मेडिकल ट्रस्ट, आईजी जेल आनंद किशोर के नजदीकी परिमल अजय कुमार सिन्हा और विजय सिंह को मिली जमीन। मदर सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सभापति अवधेश नारायण सिंह के करीबी बीडी सिंह को जमीन दी गई। ट्रिडेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के कई सदस्यों मानस कुमार, शैल बाला श्रीवास्तव, रवि रंजन और अंजलि अश का संबंध सभापति अवधेश नारायण सिंह से है। औरो सुंदरम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से बीजेपी के एमएलए अशोक कुमार अग्रवाल के बेटे जुड़े हैं। जमीन के नाम पर रेवड़िया बांटने पर जब सरकार की फजीहत हुई तो सरकार ने अपने ही मुख्य सचिव से जांच कराई। तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने मामले को क्लीन चिट दे दी। एक तो चीफ सेक्रेटरी खुद ही अधीन के मार्फत है, और कोई चीफ सेक्रेटरी ऐसा होता है जैसे कुछ अफसर होते हैं कि वो काफ़ी फर्म होते हैं, नहीं चाहे लेट वट में कम हम अपनी सही काम करेंगे। वो तो थे नहीं। वो तो अपने, जैसा मैं कहा ना कि प्रथम नाम का एनजीओ था जिसके पब्लिकेशन किताब को सरकार ने करके बंटवाया, जिसका कोई ज़रूरत नहीं था। उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए बिहार सरकार के, और फिर वो उनके भाई के पेपर को विज्ञापन दिया गया। इसलिए उस जांच का कोई मतलब ही नहीं है। स्थानीय स्तर पर भी लोगों में कई बातों को लेकर गुस्सा है। मजदूर कल्याण संघ का मौजूद सवाल है कि औद्योगिक क्षेत्र में पठन पाठन के लिए संस्थान कैसे खोला जा सकता है। मंत्री जी की बच्ची जो ली हैं वो कॉलेज खोली, बीएड कॉलेज खोली हैं और नामांकन भी हो रहा। जैसे आदमी वहाँ पहुँच जाए, लाख रुपए कैंडिडेट, 80,000 रुपये कैंडिडेट, 1.5 लाख रुपये कैंडिडेट, जैसे भी फंस जाए। और इंडस्ट्री यहाँ सरकार जगह ज़मीन दिया है बिजनेसमैन उद्योगपति के बिजनेस करने के लिए, न कि यहाँ होना चाहिए कॉलेज, नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री एरिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।
और ताज्जुब की बात यह है कि इतने गंभीर मामले में बिहार सरकार को 1.5 साल लग गया वहां जवाब देने में। और अगर जांच कर ही ली गई थी तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर 1.5 साल तक टाल मटोल करते रहना, कभी ये बीमार है, कभी वो बीमार है, कभी समय चाहिए। तो अगर जांच हो ही गई थी और इतना ही क्लियर था सब मामला, तो फिर 1.5 साल किस काम में लगा। कई बार ऐसा होता है कि मामला जब कोर्ट में जाता है तो उसे और लंबा खींचने की कोशिश की जाती है। इस बीच काफी कुछ बदल चुका होता है। बियाडा मामले में विलंब से जवाब देने की कई वजहें रही, लेकिन घोटाले के आरोप से बड़ी बात क्या हो सकती है? सरकार को तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोर्ट में खुद को पाक साफ साबित कर चेहरे पर लगी कालिक को धोया जाए। सरकार को मालूम है कि फैसला अगर उनके खिलाफ गया तो सिरदर्द और भी बढ़ जाएगा। पटना से आर्य न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ पुणे की रिपोर्ट। तो ये देखा आपने किस तरीके से जमीन का खेल चल रहा है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब आपको 4 तस्वीर हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर पटना की है, जहां 2009 से 2011 के बीच बियाडा ने जो जमीन का आवंटन किया उसमें सत्ता के गलियारे से जुड़े कई लोगों को लाभ पहुंचाया गया, जो रिपोर्ट हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई भी। साथ ही नीतीश सरकार के शासन पर भी सवाल उठे और फिर यह मामला कोर्ट में भी पहुंचा। वहीं दूसरी तस्वीर पूर्णिया की है। पूर्णिया के मरंगा में बियाडा ने 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर 144 यूनिट को उद्योग के लिए आवंटित किया। नियम के मुताबिक सभी 144 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी केवल 56 इकाइयां ही चालू हालत में हैं। तीसरी तस्वीर आप नवादा की देख रहे हैं, जहां बियाडा ने 40 एकड़ जमीन विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को आवंटित किए। अभी यहां की मौजूदा स्थिति यह है कि 15 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं, जबकि 5 छोटी इकाइयां किसी तरह से चल रही हैं। यहां बंद पड़ी इकाइयों को शैक्षणिक संस्थानों को दे दिया गया है। तो क्या बिहार में शिक्षा भी अब उद्योग है? जमीन उद्योग के लिए मिली खुले गए स्कूल कॉलेज। और चौथी तस्वीर लखीसराय की है, जहां लखीसराय में बियाडा के जरिए 18 व्यवसायियों को जमीन दी गई, जिसमें ज्यादातर चावल मिल मालिक हैं। मिल मालिक आवंटित जमीन से हटकर भूसे का ढेर लगा देते हैं, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। यहां 2 कीटनाशक फैक्ट्रियां भी हैं। चावल मिल और कीटनाशक फैक्ट्री को प्रदूषण फैलाने के आरोप में नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाई जमीन का किस तरीके से बंदरबांट हुआ, रेवड़ियों की तरह बांटी गई, और ये 4 तस्वीर जो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बियाडा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। तो बियाडा में फैले भ्रष्टाचार पर हम करेंगे चर्चा, और आप भी इससे चर्चा में शरीक हो सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ सर्वोदय शर्मा हैं, जो नेता सीपीएम से। स्वागत है सर्वोदय जी आपका। और आप राजनीति प्रसाद, जो पूर्व सांसद भी और नेता राजद से। बहुत बहुत स्वागत राजनीति जी आपका भी। राजनीति जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, आपने ये रिपोर्ट भी देखी किस तरीके से बियाडा की एक स्थापना हुई, और स्थापना का मकसद था कि बिहार में उद्योग धंधे भले बढ़ें, बिहार विकास की तरफ जाए, न्याय के साथ विकास हो, जो सुशासन सरकार का एक मोटो भी और वो उसका एक टैगलाइन भी है। लेकिन इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा, और ये आप भली बात जानते भी होंगे, कि कैसे बियाडा की जमीन रेवड़ियां की तरह अपनों को बांटी गई। देखिए, किसको बांटी गई वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जी। महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने दिखाया, और जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज़मीन दी गई, जो अलॉटमेंट सरकार किया जी, तो क्या उसने वहाँ पे वो काम किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो उसमें प्रोविज़न ये भी है कि कैंसिल कर देंगे आपका। तो क्या वो कैंसिल किया या नहीं किया? एक आदमी यहाँ आया था जो इतने साल के बाद अगर कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ तो लगातार उसने कैंसिल करने का काम किया। उस पर वो कैंसिल किया, वो हट भी गया। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये बिल्कुल अपरेंट है कि जिन लोगों को भी ज़मीन दिया गया है उन लोगों ने कोई फैक्ट्री वहाँ बैठाया नहीं, और अभी भी पूरे बिहार में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बैठी है। ज़मीन जरूर बटी है, ज़मीन बटने का काम किया है, लेकिन फैक्ट्री नहीं बैठी। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया में मॉल खुलने का क्या मतलब है जी, स्कूल खुलने का स्कूल खुलने का क्या मतलब है जी। लेकिन मतलब है, अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं और उतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री चलेंगे तो वहाँ पर रेजिडेंस भी होगा, लोगों को रहने जाना भी होगा, तो आप खोल सकते हैं। लेकिन केवल स्कूल ही खोल रहे हैं, आप मॉल ही खोल रहे हैं, तो आपका इरादा बहुत गलत है। आप बहुत गंदा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपने लोगों को आप बिठा बिठा करके ज़मीन आवंटन कर रहे हैं। और नियम है कि कैसे कौन ज़मीन मिलेगा, कितना सस्ता ज़मीन, जिस ज़मीन को दिया गया है उस ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपया है,
लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे आपको ज़मीन सस्ता में मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, तो वो सब कहाँ मिला है? अभी एक चीज़ खोला है इन लोगों ने और कहा है कि हम हीरे का फैक्ट्री खोले। हीरे का फैक्ट्री नहीं होता है, तराशा जा रहा है इसको। तराशा होता है, वो तो कोई रूम में बैठ के कर सकते हैं हम लोग। तो इस पर सरकार बहुत पीठ थपथपा रही है, बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये कहना है कि ये लूट मचा है, केवल सरकारी खजाने का ही लूट नहीं है, बल्कि जो ज़मीन है, प्रकृति प्रदत्त है, उसका भी लूट इन लोगों ने काम करने का काम किया है। और ये सरकार अब तो ख़त्म होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब जगह भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, सब जगह भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरीके से। सर्वोदय जी, आपसे भी हम एक सवाल करना चाहेंगे। जैसा उन्होंने कहा, राजनीति जी ने कहा बिल्कुल सही बात कि यहाँ पर नियम भी है। नियम के मुताबिक अगर आप 6 महीने के अंदर में उत्पादन शुरू नहीं करते हैं तो वो आपका आवंटन रद्द भी किया जा सकता है नियमानुसार। तो ये नियम भी यहाँ पर नहीं लगे। आपने जिस चीज़ के लिए लिया वो नहीं कर रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं। कि ज़मीन की बात की जाए तो ज़मीन आप बांट रहे हैं अपने लोगों को। सही कहा राजनीति जी ने कि किसको बांट रहे हैं, उससे महत्वपूर्ण यह है कि उस ज़मीन पर हो क्या रहा है। देखिए, वास्तव में ये कोई विकास की नीति नहीं, कोई विकास का विजन नहीं है इस सरकार के सामने। और इसलिए नारे तो उन्होंने दे दिए, न्याय के साथ विकास, लेकिन जब उसको सरजमीन पर लाने का सवाल पैदा हुआ तो यहाँ बिहार में जो प्रोडक्शन है कृषि क्षेत्र में, वो इतनी प्रकृति प्रदत्त बाढ़ या सुखाड़ के चलते परेशानियों का सामना करती है। और प्लस दूसरी सारी परेशानियां हैं, जैसे खाद का महंगा और नकली होना, जैसे बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा, इरिगेशन की सुविधा नहीं। तो नतीजा है कि कोई सरप्लस पैदा नहीं होता है। तो ये आखिर उद्योग लगेगा कहाँ से? कोई भी निवेशक तभी आपके यहाँ आएगा जब आपके यहाँ एक बाज़ार होगा, और बाज़ार बिहार में डेवलप नहीं कर पा रहा है, सिवा उन ज़रूरी चीज़ों के लिए जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। नतीजा, अब जब चारों तरफ हमने ढिंढोरा पीट दिया तो कुछ दिखाना है, और कागज़ पर कुछ हमने अलॉटमेंट कर दिए। अलॉटमेंट के लिए एक नई तरकीब इन्होंने ढूंढ ली कि भाई अपने जो नज़दीक के लोग हैं उन्हीं को ज़मीन दे दो। पर सवाल ये है कि क्या आपने इस बात की जांच की कि जिस किसान की हम ज़मीन ले रहे हैं वो किसान का एकमात्र पेशा खेती है और वो खेती से बेदखल हो रहा है, उसके पुनर्वास का क्या होगा? और जो ज़मीन हम ले रहे हैं, क्या वास्तव में कोई निवेशक जो उद्यमी है वह ले रहा है, या यह कोई औने पौने में आज ले रहा है और कल रियल एस्टेट बना करके खेल खेलेगा? तो वास्तव में इसके गहराई में जाने की ज़रूरत है। और ये जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है और जो प्रतिशत आप बता रहे हैं जिसमें उद्योग लगे हैं या चालू हालत में है, वो बहुत ही कम है, और कोई भी सब्सटैंशियल निवेशक बिहार में आ नहीं रहा है। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक कृषि के पैदावार में सरप्लस नहीं होगा। जितनी ज़रूरत है उससे जब हमारा अतिरिक्त पैदा होगा, एक बाज़ार क्रिएट होगा, तभी निवेशक खुद ब खुद आएगा, चाहे सरकार बुलाए या सरकार ना बुलाए। सरकार का काम उनको सुविधा देना है। सरकार का काम किसानों के बीच और उद्यमों के बीच सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करना है। लेकिन यहाँ पर सरकार खुद उद्योगपतियों के या पूंजीपतियों को पैदा करने की एक मशीन बन गई है, और वो इसमें काफ़ी पैसा मुझे लगता है कि राज्य नेतृत्व को और प्रशासन को मिलता है, और इसीलिए ये सारा खेल चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसका विकास से कोई लेना देना है। बिल्कुल सही कहा आपने, विकास से कोई लेना देना भी नहीं है। राजनीति जी, अगर बात की जाए और हम अगर पटना की बात करें, पाटलिपुत्र औद्योगिक एस्टेट की बात करें, हालांकि वो भी एक अब रिहायशी इलाके में वो इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खैर, ये भी कहा जाएगा कि पहले वो रिहायशी एरिया नहीं था, अब रिहायशी एरिया हो गया, इसलिए ऐसा लगता है कि वो रिहायशी एरिया के बीच में आ गया है। लेकिन उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में आज आप देखिए, उस क्षेत्र में आप देखिए तो वहाँ पर स्कूल भी हैं, वहाँ पर कॉलेज और IIT भी खुल रहे हैं, मॉल भी हम देख रहे हैं। और इस सारी चीज़ों में अगर आप देखें, जो नियम के मुताबिक, नियम में स्कूल नहीं हो सकते हैं, मॉल नहीं हो सकते हैं, कॉलेजेस नहीं हो सकते हैं, और ज़मीन खरीद और बिक्री भी नहीं की जा सकती है, किराए पर भी नहीं दी जा सकती है। मॉल में तो ये सब कुछ चल रहा है। देखिए, पटना में एक जगह है, उसका नाम है सब्जी बाग जी, वहाँ सब्जी नहीं मिलता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया पाटलिपुत्रा है, ठीक है, और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि रिहायशी इलाका है और बड़े बड़े लोगों का रहने का जगह है। अब उसका तरीका बदलना चाहिए। वो इलाका इंडस्ट्रियल एरिया रहा ही नहीं गया, और वहाँ पे तो मॉल भी खुल गया है, बड़ा बड़ा मिशन स्कूल भी खुल गए हैं। वो उन लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है। इंडस्ट्रीज कहाँ है बताइए? कौन सा इंडस्ट्रीज वहाँ खुला है? कौन सा इंडस्ट्रीज में धुआं निकल रहा है?
कहाँ फर्निश चल रहा है, एक आप बताइए मुझको। इसलिए वो इंडस्ट्रियल एरिया अब है नहीं, अब इंडस्ट्रियल एरिया का कानून वहाँ बदलना तो चाहिए। ये क्या, ये एक विजन की कमी रहेगी? एक विजन की कमी है जी। और विजन की कमी इसलिए है कि इन्होंने ठीक कहा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सामान निवेश करने वाला आदमी नहीं आएगा, तो उसका बाजार अगर नहीं होगा तो फिर कौन इंडस्ट्री लगाएगा आपके यहाँ। इसलिए यहाँ कोई सुई का भी कारखाना नहीं लगा, इसीलिए नहीं लगा, और कोई कारण नहीं है। चलिए राजनीति जी, लेकिन उसके लिए भी किस तरीके से खेल होता है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक दर्शक फिरदौसी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। स्वागत है फिरदौसी जी, क्या कहेंगे आप? आदाब सर। आदाब, बोलिए। ये तो आप कई दिनों से ये चैनल को चला रहे हैं सर। जी जी। और बहुत अच्छा ये मैटर आपने उठाया है, लेकिन कहना ये है कि जो बियाडा की जमीन का मकसद था उद्योग धंधे लगाना बिहार सरकार, जी, लेकिन यहाँ तो उद्योग धंधे लगे नहीं, निजी क्षेत्रों में ये जमीन का बंटवारा हो गया। जी। और ये सरकार पिछले 15 सालों की दुहाई देती रही, जी। कारखाने नहीं लगाए 15 साल पिछली सरकारों ने। जी। जब 10.5 करोड़ जनता इनसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, जी। लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल फेलियर निकली। जी। और एक भी कारखाने बिहार में 7 साल में नहीं लगे। जी। उसकी सबसे बड़ी वजह कि पावर कल कारखाने के लिए होना जरूरी है, मैन पावर होना जरूरी है। जी। तो मैन पावर तो चलिए जहाँ भी रहते हैं इधर उधर लोग जाते रहते हैं, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऊर्जा के क्षेत्र में ये सरकार अभी बजट भी जो पेश हुआ, तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी इनका कोई योगदान नहीं रहा है, बजट क्षेत्र में भी। जी। और वो कल कारखाने लगेंगे कहाँ से? तो ये सिर्फ ब्रांडिंग करती रही सरकार। जी। और अपने, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, इसको फुल फ्लेज में जनता ने मतलब एक चांस दिया। जी। और इस उम्मीद से दिया कि भाई बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य है उसमें कुछ कल कारखाने लगेंगे तो लोगों का भला होगा, लेकिन भला हुआ इनके अपने लोगों का। और जी, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई, फिर आपकी रिपोर्ट तो हर पार्ट वाइज तो बहुत अच्छी लगती है हमको, और बहुत शौक से मैं आपके चैनल को देखता हूँ। जी, शुक्रिया फिरदौसी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक इस वक्त पूर्णिया से हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश साहब, आप क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे सर सबसे पहले कि पूर्णिया में बियाडा की 2 जगह से जमीन है, एक मरंगा में है। जी, और वो हमने दिखाया, वो हमने इससे पहले दिखाया भी था तस्वीर आपको। जी 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 जी, जी। लेकिन एक बात जानकारी आपको दे, जरूरतमंद फैक्ट्री वालों को तो वहाँ जमीन मिलती नहीं है, बहुत सारा उसको दिक्कत होता है। लेकिन वहाँ पर सर आपको जानकर आश्चर्य होगी जी कि वहाँ पर अवैध शराब की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है बियाडा की जमीन में। जी। जो चंद दिन महीनों पहले पकड़ाया पूर्णिया पुलिस द्वारा उद्भेदन किया गया था उसका। जी, मतलब बियाडा की जमीन के ऊपर में अवैध शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं। जी जी, मरंगा में सर, मरंगा के अंदर ही। जी 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 सर, वो हालांकि पुलिस द्वारा उद्भेदन कर दिया गया, लेकिन आप सबसे आश्चर्य ये होगा जी कि बियाडा से मात्र 100 गज की दूरी में मरंगा थाना है जी, और पिछले 2 साल से वहाँ पर लगातार चल रहा था। वो तो हमारे एएसपी साहब थे दीपक वर्मा, जिन्होंने उद्भेदन किया। जी, क्या कीजिएगा राजेश जी, ये तो आपको भी पता है कि कौन बढ़ावा दे रहा है, किस तरीके से ये शराब की फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये एक दर्शक जुड़े और जिन्होंने जो बातें कही, राजनीति जी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहेंगे, फिर हम सर्वोदय जी के पास भी आएंगे कि किस तरीके से बियाडा की जमीन पर यह खेल चल रहा है। देखिए, उद्योग और शराब की दुकान। देखिए, मैं तो आपको बता दिया जी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में सारे जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड एक्वायर किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वो खाली ज़मीन रखते नहीं लोग। कभी कुछ मछली का दुकान खोल देंगे, कभी शराब का दुकान खोल देंगे, कभी कोई भी कुछ खोल देगा। तो जो पर्पस है, जिसके लिए आपने किसानों का ज़मीन लिया है, वो ज़मीन आपका किस मकसद से लिया है, काहे लिया है, तो वही चैलेंज होगा ना सुप्रीम कोर्ट में कि आप ये ज़मीन दिया है इंडस्ट्री खोलने के लिए और शराब का दुकान खुल रहा है। आपने इंडस्ट्रीज़ के लिए आपने दिया है, इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ पर मॉल खुल रहा है, यहाँ आपने दिया है शिक्षण संस्थान खुल रहा है, रिहायशी इलाका हो रहा है, उसमें रह रहे लोग। तो ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और तब इन लोगों का फजियत होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल का कोई माहौल पैदा नहीं हुआ। एक हमारे दर्शक ने बहुत बढ़िया कहा कि यहाँ पर बिजली है नहीं, बिजली के लिए कोई स्कोप नहीं है और आने वाला समय में बिजली का कोई स्कोप होगा नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि 15 में अगर नहीं बिजली दिया तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे। तो वोट तो पहले भी मांगने मत आइए, अब आप तो निश्चित कर लीजिए कि मत आइए, क्योंकि 15 में कोई
बिजली आने वाला नहीं है, बिजली का हालत बहुत खराब है और पूरे बिहार में बिजली का हालत है। चलिए आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कि बिजली कैसे मिले हमको, इंडस्ट्रीज कहाँ से आएगा, कोई जनरेटर से इंडस्ट्री चलता है या कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि आप कहाँ उठा से के लाएंगे सीधे आप? कर दीजिएगा। बिल्कुल, लेकिन सर्वोदय जी सही कहा इन्होंने कि आप कैसे कर दीजिएगा, आपके पास ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं, क्या है, वो सब हम जानते हैं। और किस तरीके से बंदरबाट चली, बंदरबाट के अलावा बियाड़ा के जमीन का क्या हाल है, वो भी एक दर्शक ने बताया, हमने भी रिपोर्ट आपको दिखाई। क्या आप इस बात को आप मानते हैं कि बियाड़ा की अगर बात की जाए तो एक अच्छा खासा मकसद पूरे तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? देखिए, एक बहुत बड़ा खेल देश में चल रहा है जी, और नीतीश जी भी इसके बड़े खिलाड़ी हैं। और वो खेल है कि आज देश और दुनिया में पूंजीवाद संकट की गिरफ्त में, वह अपने संकट को टालने के लिए और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वह प्राकृतिक संसाधनों और खेती के जो संसाधन हैं उन पर कब्जा करना चाहता है जी। और इसी कब्जे के दृष्टिकोण से पूरे भारत में एक दौर चला सेज बनाने का, और सेज बनाने का चला, अगर उसका आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ तो 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ की बात कर रहे हैं, वहाँ 5-5 हजार, 10-10 हजार एकड़ रेवड़ी की तरह कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार ने बांट दिया। चूंकि नीतीश जी भी उसी आर्थिक नीति पर चलते हैं, और मैंने इसी कार्यक्रम में कई बार कहा है कि आज देश में जो 2 बड़े दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों की आर्थिक नीति एक समान है, और उनके जो सहयोगी हैं वो कमोबेश उन्हीं आर्थिक नीतियों के हैं। तो इसमें जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो देखता है कि ठीक है, 5,000 वाला तो चला गया, अब सेज पर थोड़ा कंट्रोल हो गया इधर, तो अब 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, लेकिन जितनी भी जमीन हथियाई जा सके हथियाई जाए। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो जिनके पास ये तो जमीन हथियाने की बात हुई, लेकिन जहां तक अगर फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? और दिखाने के लिए तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसकी साफ वजह है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जी कि जब भी आप कोई जमीन किसान से खरीदें तो आप इस बात को देखें कि किसान भूमि से बेदखल हो रहा, उसके पुनर्वास का क्या होगा, यानी वहां जो उद्योग खड़ा होगा उसमें उनके बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी बात, खेती का बड़ा हिस्सा आज बटाईदारी पर है, उन बटाईदारों को क्या कंपनसेशन मिलता है, उन किसानों को क्या कंपनसेशन मिलता है, और फिर उनका रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास क्या होता है। जब तक इसको न देखें तो ये बिल्कुल अमानवीय आधार पर जमीन छीन लेना औने पौने दाम में और वो बांट देना रेवड़ियों की तरह, तो ये कौन खरीदते हैं? ये काला धन, जिनको अकूत काला धन है, और राजनीतिज्ञों से इनकी मिली भगत, और आज के पूंजीवादी दल तमाम के तमाम इस हमाम में नंगे। और इन्हीं के अंदर नीतीश इनके बड़े, नीतीश इन दलों में आज बिहार में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में अपने को साबित। चलिए, और इन्हीं के अंदर भूमाफिया फल फूल रहे हैं। लेकिन राजनीत जी, एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे कि ठीक है, ये सारी बातें हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करी जाए, इससे NDA 2 की अगर बात करें या पूरे NDA को आप ले लें 2005 से, कई तरीके के सपने दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए, ग्लोबल समिट हुआ बिहार में, और ये कहा गया बाहर से पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, कई NRIs आ रहे हैं, और बिहार में अब हर जगह फैक्ट्रियां लगेंगी। तो ये ग्लोबल समिट कहाँ गया फिर? देखिए, मैं आपको बता दिया, पहले भी हमने चैनल पर बात किया है कि इस धरती पर एक ऐसा आदमी भी आया था जो कहा हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे। तो जितना भी इन लोगों ने बात किया है, जो भी इन लोगों ने कहा है, वो सब्ज बाग दिखाया है। इनका कोई भी, ये कहाँ चले गए थे, भूटान की बिजली लाएंगे, कहाँ चले गए, चीन की, कहाँ हम कुछ लाएंगे वहाँ से। और ये नीतीश कुमार खुद भी जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बात वो कर सकते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बढ़िया फोटो छपवाते हैं, पूरे बिहार में अपना अपना फोटो, इंडस्ट्रीज लगाओ, पेड़ लगाओ, ग्लोबल समिट हो रहा है। ये वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ आदमी इंजीनियर रहे हैं, इनको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते हैं, और इनको लोभ के लिए चीफ मिनिस्टर से मिल गया, और ये सब भूल भुलैया में लोगों को रखना चाहते हैं। लेकिन अब ये पकड़ा गए हैं, हर जगह पकड़ा गए हैं, और पकड़ा गए हैं, और अब ये इनका बिल्कुल विदाई समारोह हम लोग में है, एक विदाई समारोह। पकड़ा गए हैं। हम लोगों ने, बिहार की जनता ने इनको वोट इसलिए दिया था कि कुछ करेंगे नयापन, लेकिन कुछ किया नहीं इन्होंने, केवल सब्ज बाग दिखाया, बोला कि हम गंगा में ही बना देंगे पुल, अब ऐसे मैरिन ड्राइव बनाएंगे। और एक बात कहा इन्होंने, कहा मुक्कामा और मुंगेर के बीच में एक ऐसा रोड बनाएंगे कि 40 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे 40 मिनट पहुँचेंगे, कहाँ से रोड लाएंगे, ये सब
बिल्कुल गलत काम इन्होंने किया है और गलत एडवर्टाइजमेंट किया है। अखबार वाले भी साथ दे रहे हैं, आपको छोड़ दिए, लेकिन बाकी चैनल वाले भी इनको साथ दे रहे हैं। यही दुख की बात है और कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई हम लोग इतने थोड़े से हैं कि कारखाने में हमारी आवाज़ तूती की तरह हो जाती है, तो फिर हम करें क्या? बियाडा की अगर जो हकीकत हम देख रहे हैं, क्या ये ऐसा ही चलती रहेगी? बियाडा का भी हश्र खत्म हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए इंडस्ट्रीज का माहौल होना चाहिए जी, और ये सही है। तो बियाडा का मकसद भी तो यही था राजनीति जी। मैं आपको कह रहा हूँ इंडस्ट्रीज खोलना है आपको, तो हम इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते, आप नहीं खोल सकते। इंडस्ट्रीज खोलने वाले के लिए इंडस्ट्रीज के लिए पूंजी चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके पास मजदूर चाहिए, उनको ज़मीन चाहिए, मशीन चाहिए। तो जिनके पास पैसा है वही खोलेंगे। तो उन्हीं लोगों को बुला लीजिए ना आप और उनको कहिए कि आप खोलिए। आप एक भी कारखाना नहीं खोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप हीरा का कारखाना लेकर एडवर्टाइजमेट दे रहे हैं कि हम हीरा का कारखाना खोल दिया। हीरा का कारखाना होता है बिहार में? हीरा मिलेगा? हीरा का कारखाना होता है? अरे वो तो ऐसे ही अपना तराशने के लिए खोदते, अपना इन्होंने किया, काम खत्म है। ये तो दुकान में भी हो सकता है। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो मकसद है, जो पूरा मकसद है, वो मकसद आपका फेल कर गया और ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप इन्हें ये कहा कि आप लोग जो अपोजिशन, देखिए जब तक कि आपके दिमाग में कन्विक्शन नहीं होगा कि हमको ये काम करना है, अच्छा काम करना है, और उसके लिए माहौल अगर पैदा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो केवल आपको अगर चीफ मिनिस्टर केवल बनना है तो आपको कुछ भी बोलिए, आप स्वर्ग में सीढ़ी लगा दीजिए, कोई दिक्कत है, मैरिन ड्राइव बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं सही में जो पूरे 7.5 साल का समय रहा, उसने जनता के लोगों, हमारे लोगों को, हमारा जो वोटर है उनको आप बेवकूफ़ बनाया और उनको सब भाग दिखाया, सपना दिखाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी सपना दिखाया, शिक्षा का भी सपना दिखाया। सब सपना जो है आपका खत्म हो गया। राजनीति जी, सपना दिखाना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो सपना दिवा सपने में तब्दील हो जाए तब निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो हो रहा है लगातार, आम जनता, हम आप सब यही देख रहे हैं। सर्वोदय जी, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार बियाडा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।